हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चों हमने एकल स्वामित्व की परिभाषा डिस्कस की थी। एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम एकल स्वामित्व की विशेषताएं और उसके लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, विशेषताएं मतलब वो सारी बातें जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये जो व्यवसाय है ये एकल स्वामित्व है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें देखकर हम पहचानेंगे कि ये एकल स्वामित्व है। सबसे पहली बात तो है निर्माण और समापन। एकल स्वामित्व जो होता है बेटे, उसको बनाना भी आसान होता है और उसका समापन भी आसान होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि एकल स्वामित्व में क्या क्या हो सकता है, जैसे नाई की दुकान, परचून की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, ये सब चीज़ें एकल स्वामित्व में आती हैं और इनको स्थापित करना बहुत आसान होता है, इनको बंद करना भी बहुत आसान होता है। ये वाली जो आसान और मुश्किल वाली बात है बच्चों, ये हमें तब ज़्यादा समझ आती है जब हम एकल स्वामित्व के अलावा और अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ेंगे। अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी का समापन कैसे होता है, तो हम जानेंगे कि जितनी कठिनाई कंपनी को बनाने में आती है उतनी ही कठिनाई कंपनी के समापन पर भी आती है। जबकि एकल स्वामित्व की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से तो हम इसे स्थापित कर सकते हैं। एकल स्वामी बन सकते हैं, दुकान खोल ली, कोई ज़्यादा कानूनी औपचारिकताएं नहीं चली, दुकान बंद कर दी। तो ना तो इसके निर्माण में ज़्यादा प्रॉब्लम है और ना ही इसके समापन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मैंने इसलिए ऐसे नोट किया है क्योंकि आप पहली बार उसकी विशेषताएं और इस तरीके से लिखना सीख रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आधा नंबर आपको उसकी हेडिंग का मिलता है और आधा एक्सप्लेनेशन का मिलता है। इसलिए शुरुआत में कुछ टॉपिक्स के लिए मैं आपको ऐसे ही एक्सटेंडेड नोट्स दूंगी जिन्हें आप लिखते जाइएगा ताकि आपको पेपर में कैसे लिखना है ये समझ में आ सके। तो फर्स्ट पॉइंट, एकल स्वामित्व का निर्माण व समापन सरल होता है क्योंकि इसके निर्माण या समापन में किसी विशेष कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। हाफ मार्क इसका मिलेगा आपको और हाफ इसका मिलेगा। सेकंड पॉइंट, दायित्व, लाइबिलिटी, यानी कि कल को अगर नुकसान होता है तो मालिक का कितना नुकसान होगा। एकल स्वामित्व में जो एकल स्वामी है, एकल स्वामी मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का स्वामी है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है, उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। बच्चों, ये जो असीमित वर्ड है ये बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है और इसको हम इस चैप्टर में और इनफैक्ट बिजनेस स्टडीज़ में पता नहीं कितनी बार हम इसे यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको समझ के याद रखने की कोशिश करेंगे। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है। असीमित दायित्व का मतलब हानि की स्थिति में, यानी कि जब हमें नुकसान होने लगेगा, हानि की स्थिति में स्वामी की निजी संपत्तियों को भी, निजी मतलब जो उसकी अपनी पर्सनल संपत्तियां हैं, उसको भी दांव पर लगाया जा सकता है। ये असीमित दायित्व का मतलब है। अगर स्वामी ने, बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे थे, सपोज उसे इतना नुकसान हो गया कि वो 5 लाख भी कम पड़ गए, नुकसान उसका 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो 1 लाख रुपए की और भरपाई करने के लिए हो सकता है कि उसे अपना घर बेचना पड़े, उसे अपनी बीवी के जेवर बेचने पड़े, उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, यानी कि उसे अपनी निजी संपत्तियां भी हो सकता है बेचनी पड़ जाएं। ये असीमित दायित्व होने का मतलब होता है। तो इसे याद रख लीजिएगा, बहुत बार हम इसको वर्ड को रिपीट करेंगे। असीमित दायित्व का क्या मतलब, हानि की स्थिति में व्यक्ति की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। किस केस में, एकल स्वामित्व में। जब हम अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या उनका दायित्व सीमित होता है या असीमित होता है। थर्ड पॉइंट, इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट करते जाइएगा बच्चों, आगे आगे भागने से अच्छा है कि हम साथ साथ वीडियोस को नोट करते जाएं। तीसरा है लाभ का प्राप्तकर्ता, जोखिम का वहन करता, यानी कि एकल स्वामी अकेले ही सारा लाभ भी उसको मिलता है और सारा जोखिम भी उसी के सिर मढ़ा जाता है। तो ये तो फायदे की बात है और ये क्या है, ये नुकसान की बात है। तो कैसे हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, मतलब सारा लाभ एकल स्वामी का होता है और सारा जोखिम भी उसे ही झेलना पड़ता है। ये 2 पॉइंट्स हमने एक साथ लिखे हैं। पेपर में यदि क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। पहला, सरल निर्माण सरल समापन।
दूसरा दायित्व, कैसा दायित्व, असीमित। तीसरा अकेला लाभ का प्राप्तकर्ता, अकेला जोखिम का वहन करता। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले वीडियो को पॉज करके इसे सारा नोट कर लीजिएगा, तभी आगे चलना। फोर्थ पॉइंट है नियंत्रण या कंट्रोल। एकल स्वामित्व का नियंत्रण, एकल स्वामित्व का कंट्रोल, पूरे बिजनेस का कंट्रोल जो होता है वो एकल स्वामी के पास होता है, एकल स्वामी के हाथों में होता है। वो बिना किसी के हस्तक्षेप के सारे निर्णय ले सकता है, सारा कंट्रोल उसके पास है। अकेला वो बिजनेस कर रहा है तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंट्रोल हमारे पास है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जब हमें कोई बहुत जल्दी से डिसीजन लेना होता है, तो हम फटाफट निर्णय ले सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है निरंतरता नहीं। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पहली बार हम व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें लगेगा ये क्या है, इसका क्या मतलब है, लेकिन जब अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो निरंतरता नहीं होने का मतलब निरंतर, निरंतर मतलब बिना गैप के नहीं चलता ये बिजनेस। क्यों नहीं चलता? क्योंकि अगर व्यवसायकर्ता बीमार तो व्यवसाय बीमार। भाई दुकान है, परचून की दुकान है, अगर दुकानदार बीमार तो दुकान बंद करनी पड़ेगी उसको। अगर दुकानदार की मृत्यु हो जाए और कोई और ना हो चलाने वाला तो भी उसको दुकान खत्म करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ जाएगी। तो यानी कि व्यवसायकर्ता खत्म तो व्यवसाय खत्म, अगर व्यवसायकर्ता नहीं है तो व्यवसाय भी नहीं है। निरंतरता का मतलब क्या है? स्वामी की बीमारी, पागलपन, मृत्यु या दिवालिया। बीमार हो जाए, पागलपन मतलब अगर स्वामी मैड हो जाए, स्वामी की मृत्यु हो जाए, दिवालिया, दिवालिया होने का मतलब होता है स्वामी के पास कुछ पेमेंट करने के लिए बचा ही नहीं। कोई व्यक्ति के दिवालिया होने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने में सक्षम नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या हो गया? दिवालिया हो गया। तो इन सब चीज़ों का व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो उसको। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। क्या क्या? पहला पॉइंट सरल निर्माण सरल समापन, दूसरा पॉइंट असीमित दायित्व, तीसरा पॉइंट अकेला लाभ और जोखिम का प्राप्तकर्ता, चौथा पॉइंट सारा नियंत्रण उसके पास, पांचवा पॉइंट कोई निरंतरता नहीं, वो गया तो बिजनेस गया, और छठा और लास्ट विशेषता स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र अस्तित्व ना होने का मतलब क्या है? फिर से मैं यही बात कहूंगी, एकल स्वामी में स्वतंत्र अस्तित्व होने या ना होने का मतलब हमें तब समझ में आएगा जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है व्यवसाय का अस्तित्व व्यवसायकर्ता से अलग नहीं होता, और व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए व्यवसायकर्ता खुद जिम्मेदार होता है। देखो मैं आपको बताऊं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी अलग होती है और जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी दिन कंपनी के सारे सदस्य भी मर जाएंगे ना, तब भी कंपनी अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग है और कंपनी का अस्तित्व अलग है। लेकिन एकल स्वामित्व में क्या है? हमने पढ़ा व्यवसायकर्ता खत्म तो व्यवसाय खत्म, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आपको मैं एक विशेष बात बताऊं, आपने कोका कोला कंपनी के बारे में सुना है, कोका कोला पी भी होगी सबने। कोका कोला की जो शुरुआत हुई थी वो एकल स्वामित्व के रूप में हुई थी, एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटर के रूप में, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गई है। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इसके बाद में, ये नोट कर लीजिए। अब हम एकल स्वामित्व का लाभ या उसका महत्व डिस्कस करेंगे।